अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं फहरिश सलीम। नाज़रीन, पिछले चंद रोज़ से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ मनफी मुहिम चल रही थी। कल हुकूमती वज़रा ने उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं और आज ये मामला कौमी असम्बली के इजलास में भी उठाया गया है। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि रियासत पाकिस्तान में किसी को कत्ल के फतवे जारी करने का हक नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुल्क का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। इस मामले पर रियासत को ज़ीरो टॉलरेंस करना होगी। इसके अलावा आज कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल भी कौमी असम्बली में पेश किया गया है, जिसे स्पीकर ने ईवान की इजाज़त से कायमा कमेटी को भिजवा दिया है। हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरमीम क्यों चाहती है और इसके असरात क्या होंगे, इस पर बात करेंगे हम। इसके अलावा पिछले चंद रोज से बानी PTI की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट को अपनी हमशीरा अलीमा खान, ओपोजिशन लीडर उमर अयूब और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से पैगामात भेजे जा रहे थे और कहा जा रहा था कि हुकूमत PTI और एस्टैब्लिशमेंट को लड़वाना चाहती है, आप न्यूट्रल हो जाएं। और आज बानी PTI ने डियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इज़हार किया है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI का कहना था कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, एस्टैब्लिशमेंट अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे और फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। बानी PTI ने तो मुज़ाकरात की दावत दे दी है, मगर क्या आगे से भी मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं या नहीं, ये सवाल आज का अहम सवाल है। क्योंकि DG ISPR ने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा था कि 9 मई पर मुआफ़ी मांगे बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। अब बानी PTI के तनाव कम करने की कोशिश कामयाब होगी या नहीं, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा IPPs के खिलाफ जहां अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज हैं, तो वहीं हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी मामले पर आवाज़ उठाने लगी हैं। IPPs मौदी और जमात इस्लामी का धरना क्या रुख इख्तियार कर सकता है, इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान रज़ी साहब स्टूडियोज़ में, डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमें ज्वाइन करे हैं, अनवर रज़ा और आमिर सईद अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। रज़ी साहब, सबसे पहले तो मैं कौमी असम्बली इजलास से शुरू करूंगी। इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 जो है वो पेश किया गया है। जमा करवाए गए डिक्लेरेशन को तब्दील करने पर पाबंदी होगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि 41 अरकान को PTI में शामिल होने से रोका जा रहा है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब जो पार्टी डिक्लेयर्ड ऑलरेडी कर चुकी है अपनी पार्टी को, जो भी अरकान जो हैं अपनी पार्टी बता चुके हैं, अब ये कानून जो है उन पर भी लागू होता है या आज की डेट से ही ये कानून शुरू होगा? देखिए, कोई भी कानून दुनिया का सॉरी मैं पहले ये कह दूं कि चूँकि अनवर रज़ा साहब पार्लियामेंट के इजलास में मौजूद थे तो ज़्यादा डिटेल के साथ तो वही जवाब देंगे, लेकिन एक बुनियादी नुक्ता मैं अर्ज़ कर दूं कि कोई भी कानून जो पास किया जाता है वो मुअस्सर बमाजी नहीं हो सकता। उसको पास हो जाने के बाद ही उसका इम्प्लीमेंट होना होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म कर दिया कि ये लोग सुन्नी इत्तेहाद के नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुमार किए जाएं और इलेक्शन कमीशन ने इस बात को मान भी लिया, तो वो जो 39 हैं या जितने भी हैं 39 जो हैं या 42 जितने भी हैं, उनका तो इशू सॉल्व हो गया। ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, अगरचे उस हुक्म के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं कि उनका डिक्लेरेशन जो है वो कौन सा माना जाएगा, और पार्टी का जो टिकट है उनको अता हुआ वो तो उस वक्त कोई पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो वो कौन सी मानी जाएगी, ये है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है लेटर भी लिखा है। लेकिन इस वक्त जो पार्टी एग्जिस्ट करती है उसका जो स्टेटस है वो स्टेटस तो डिसाइड होना था 23 को, और 23 गुजरे तो एक हफ्ता हो गया और वहां से जाके फिर PTI टाइम लेके वापस आ गई। तो वो इलेक्शन कमीशन को ताज़ा तरीन इलेक्शन के ऊपर एतराज़ है और मौजूदा जो पार्टी है उसका इसरार है कि हम तो यही दलिया खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। तो यूं वो मामला अभी फंसा हुआ है। तो ये जो 41 ने शामिल होना है आगे किसी और पार्टी के अंदर, तो ये 41 जो हैं ये इनको टिकट कौन जारी करेगा, इनकी टिकट कौन कबूल करेगा? अगर पार्टी की जो क़यादत है, जो अपने आइन के मुताबिक मुंतखब क़यादत है, उसका वजूद जो है वो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मानने से इनकारी है, और फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जगह पे है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई, इसके बावजूद की फरमाइशी रेफरेंस जो है वो चला गया वहां पे। तो ज़ाहिर है वो लाइन में होगी ना, पहले तो किसी की जाली डिग्रियां भी चेक होंगी, है किसी की हाउसिंग स्कीम भी चेक होगी, किसी की मुझे क्या पता किसकी, ठीक है ना। लेकिन मेरा मतलब है कि लाइन में ही होगा ना, जो पहले एप्लीकेशन आई है वो पहले एंटरटेन होगी। ज़ाहिर है कि अभी तक वहां पे वो नहीं आया ना,
तो इसलिए कहने का मतलब ये था कि अब ये कानून अगर मुअस्सर बमाजी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो 39 अरकान तो इफ्स एंड बट्स के साथ वहां पे गए। मसला अगले 41 का होगा। अब पता नहीं वहां पे क्या सूरत हाल थी, वो तो अनवर भाई ही बता पाएंगे। अनवर साहब, आप मौजूद थे आज कौमी असम्बली इजलास में? जी बिल्कुल। बिल के निकात क्या रहे, हमें वो जाने हैं। जी, आज बिलाल कियानी और ज़ेब जाफर ने ये आईनी तरमीमी बिल जो था 2024 इलेक्शन एक्ट 2017 का वो पेश किया है, और इस बिल में ये तरमीम की गई है कि जो डिक्लेरेशन एक मरतबा कोई आज़ाद उम्मीदवार जमा करवाएगा उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि एक्ट के 106, 51 और 44 जो शिके हैं उसमें तब्दीली की गई है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जब एक मरतबा किसी डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएगा तो फिर उसको वो तब्दील नहीं कर सकेगा, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 3 रोज़ के अंदर किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन करने का पाबंद होगा। ये मुसद्दा जो है वो आज पेश किया गया है और इसमें बहुत सारी तरमीम जो है वो सजेस्ट की गई हैं। स्पीकर ने ऐवान की राय के बाद ये बिल जो मुतलका कायमा कमेटी थी उसके सुपुर्द कर दिया गया है, जिसमें तमाम जो सियासी जमातें हैं, पार्लिमानी सियासी जमातें हैं, वो इस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगी और उसके बाद इसमें जो हज़फ करने वाली चीज़ों से हज़फ किया जाएगा। उसके बाद दोबारा ये बिल जो कायमा कमेटी का है वो ऐवान में पेश किया जाएगा। लेकिन इस बिल पर अपोजिशन को बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं। अपोजिशन बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि शायद उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका रास्ता रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। अब एक और सवाल यहाँ पर जन्म लेता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये क्लेम करते हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बिल से पहले आया है, अब अगर इसमें तरमीम की जाएगी तो जो वो लोग हैं 41, 44 जो हैं उन पर ये बिल की जो अगर ये मंजूर होता है, एक्ट बनता है, कानून बनता है मुशावरत के बाद, तो वो उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये एक बड़ी लंबी डिबेट है जो कानूनी तौर पर शुरू होगी। अब देखते हैं कि इस बिल के बाद अपोजिशन क्या अपनी स्टांस लेती है, लेकिन इस पर उनका रद्दमल बहुत सख्त है। उन्होंने कहा कि जब ये बिल दोबारा पेश किया जाएगा उस पर वो अपनी इनपुट भी देंगे, चूँकि वो भी इस कमेटी का हिस्सा है, इसलिए उस कमेटी कायमा कमेटी की जो तजावीज़ होंगी उसमें जो उनकी इनपुट होगी उसके बाद ये बिल दोबारा जब ऐवान में पेश किया जाएगा उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो देखते हैं क्या होंगे, क्योंकि अपोजिशन बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बिल में जो तरमीम हैं उनमें वो भी अपनी जो इनपुट है वो देगी और उसके बाद देखा जाएगा कि ये बिल की असल सूरत क्या निकलती है, क्या ये कन्फ्रंट किया जाएगा, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाना हुकूमती बदनीति है, ये देखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यही समझती है। तो ये बहुत सारे आईनी कानूनी सवालात हैं, सियासी सवालात हैं जिनके जवाबात अभी आना बाकी हैं। ठीक है आमिर साहब, देखा जाए तो ये बिल किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के लिए एक चैलेंज भी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस आज की जो पार्लियामेंट की कार्रवाई थी ना, वो उसमें मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा उसको प्ले किया है। मैं आपको उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स शुरू हुई तो सबसे पहले साहबजादा हामिद रजा साहब खड़े हो गए जो PTI से हैं। उन्होंने कहा कि जो मुबारक सानी केस है उसका उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दुरुस्त नहीं किया और उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए, कैसे आइन और कानून को रीराइट कर दिया गया और खिलाफे कानून है और इसको पार्लियामेंट जो है वो इसको सेटिसाइड कर दे, और उसके उन्होंने बहुत से जो तमाम हवाला जात हैं वो भी दिए। तो ये तो वो बात थी जो हुकूमत करना चाह रही थी मखसूस नशिस्तों के केस में। तो बड़ी खुशी के साथ जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम इसको कमेटी में भिजवा देते हैं। साथ ही फिर हुकूमती अरकान ने जो बिल है वो भी इसी मौके के ऊपर उन्होंने बेहतर जाना और उन्होंने भी वो पेश कर दिया। और फिर लॉ मिनिस्टर ने कहा कि हम इन दोनों को, जो साहबजादा हामिद रजा साहब की राय थी PTI की तरफ से कि जो मुबारक सानी केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने फैसला तहरीर किया है उनसे मुतालिक था, और वही तमाम बातें जो गवर्नमेंट दीगर जजेस, जो 8 जजेस हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला किया उनके बारे में कर रही थी, वही चीफ जस्टिस साहब के बारे में PTI ने की। तो वो दोनों इस बात पे खुश हुए कि हमने अपने जजों को फिक्स कर लिया, उन्होंने उनके जजेस को फिक्स कर दिया। तो दोनों जो मामलात हैं वो अब कमेटी को भेज दिए गए हैं। ठीक, मेरा ये ख्याल है कि शायद PTI को भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह गवर्नमेंट इसको लेके आगे चलेगी, और फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कहा कि इसके ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अगर उसने कोई गलती की है। एक बात तो लॉ मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी की और उन्होंने बड़ी क्लियर की कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती, किसी को किसी पर फतवे देने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि मुल्क में आइन और कानून है और अगर कोई खिलाफे आइन और खिलाफे कानून काम हुआ है तो उसके ऊपर लॉ के मुताबिक प्रोसीडिंग्स होंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत हुआ है तो उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए, अगर आइन और कानून में कोई रीराइटिंग हुई है तो उसके ऊपर भी होनी चाहिए। यही तो गवर्नमेंट पहले कह रही थी, जो आज PTI ने मुबारक सानी केस में कहा
पीटीआई गवर्नमेंट जो है यही बात जो है वो हुकूमत मखसूस नशिस्तों के केस में कर रही थी, लिहाजा अब ये दोनों जो केसेस हैं ये भिजवा दिए गए हैं तंग करने कमेटी। की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर साहब, इसी पर आपका भी कमेंट चाहिए। देखिए, मैं तो 53 साल की तारीख देखता हूँ, सियासी ढांचा देखता हूँ, जी, इसमें 175 कोई सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन के पास। अनवर रज़ा साहब फरमा रहे हैं कि लंबी डिबेट होगी। अब्बासी साहब का कहना है कि दोनों तरफ जो हैं वो जजेस को फिक्स किया जा रहा है। 11 इलेक्शंस हमने देख लिए पिछले 53 सालों में। इन सारों का नतीजा क्या निकला? इन सारों का नतीजा अभी तक तो जीरो सम गेम, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं, यानी कि 0/0। जंगें भी हो रही हैं इस वक्त। आप पाकिस्तान का तरह हाल देखिए कि कराची से गिलगित के दरमियान में क्या हो रहा है, पारा चिनार में क्या हो रहा है, बन्नू में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, जमात इस्लामी क्या कर रही है, TLP वाले क्या धरना कर रहे हैं। जो 11 इलेक्शन हुए हैं, जो भी जमात हारी है वो नताइज एक्सेप्ट करने से गुरेज करती है। वो कहती है कि धांधली हो गई है। सड़कों पे एहतजाज होते हैं, धरने बैठते हैं, नतीजा क्या? सही। 0/0। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का क्या नतीजा निकल रहा है? 0/0। तो क्या इससे कोई हम सबक सीख सकते हैं कि सियासी ढांचा जो है वो 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं कर रहा? एक नेकेड किस्म की लड़ाई है सियासी जमातों के दरमियान, जो लड़ाई है कुर्सी की। अगेन 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए जीरो सम। एक अगर तारीखी वाकया आपके सामने मुख्तसरन पेश कर दूं, देखिए रवांडा एक मुल्क है और वहां पे कुछ साल पहले एक जेनोसाइड हुआ, यानी कि पूरी की पूरी नस्ल कशी हुई। और वहां पे अब वो 1.25 करोड़ का मुल्क है। रजी साहब कोई तकरीबन 7-8 लाख वो हुतूज और तुत्सीज आपस में लड़ पड़े। जी जी, उन्होंने 7-8 लाख, एक ही मुल्क के शहरी 7-8 लाख शहरी कत्ल कर दिए गए, कत्ल हो गए थे। यानी कि एक मुल्क की 5 से 6% आबादी कत्ल कर दी, खुद ही आपस में उन्होंने बैठ। उससे उन्होंने सबक सीखा। आज उन्होंने एक म्यूजियम बनाया है उसी जेनोसाइड का। बच्चों को लेके जाते हैं और कहते हैं कि खुदाया इससे कोई सबक सीख लो। और आज रवांडा की जो मईशत है वो अफ्रीका की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। उन्होंने सबक सीखा। तो ये 11 इलेक्शन से, ये 53 जो साल गुजरे, इससे कोई हम सबक सीख लें। देखिए, अभी लंबी डिबेट का जिक्र किया अनवर रज़ा साहब ने जी। मुझे याद आता है कि 18वीं तरमीम जो है कुछ घंटों में इन्होंने पास कर दी थी, और उसमें 1/3 आइन में तरमीम थी। 30% ऑफ द आइन ही बदल दिया था ये कुछ घंटों में। अभी यहाँ लंबी बात कर रहे हैं, तो खुदाया कुछ सबक सीख लें। 53 साल से जो कुछ हो गया वो हो गया। बिल्कुल, लड़ाई झगड़ा एक तरफ, सियासी ढांचा तब्दील करने की अभी जरूरत महसूस की जा रही है। डॉक्टर थे वापस आते हैं ब्रेक के बाद और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वेलकम बैक। बात करेंगे हम बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात पर राजी भी हो गए। उन्होंने ये भी कहा है कि एक वफ्त भेजा जाए, हम मुज़ाकरात पर राजी हैं। आमिर साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि अब बानी पीटीआई तो राजी हो गए हैं, उन्होंने तो एग्री कर लिया है, अब क्या एस्टैब्लिशमेंट इस पर एग्री करेगी? देखिए, ये बात तो एस्टैब्लिशमेंट ही जो है वो बता सकती है, या उसके करीबी जो दोस्त हैं वही बता सकते हैं। लेकिन क्या कहते हैं? मेरा ये ख्याल है जी मैं अर्ज करता हूँ। देखें, जाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल की जो तमाम तर पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर जो मुल्क में एक अफरा तफरी का आलम था, एक लड़ाई झगड़े और एक तसादुम की सी सूरत हाल थी, इसमें अगर नुकसान पीटीआई को हुआ है तो इसमें बहुत सा नुकसान रियासत पाकिस्तान को भी हुआ है। और उसमें सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है वो एस्टैब्लिशमेंट है। और एस्टैब्लिशमेंट इस हवाले से फिक्रमंद ज़रूर होती है जब भी मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो, किसी भी तरीके से मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती हो, तो उसका बहरहाल एस्टैब्लिशमेंट न सिर्फ उसके ऊपर गौर करती है कि ये क्या अनासर हैं और कैसे इनको कम किया जा सकता है, इसके ऊपर बातचीत ज़रूर होती है। सो मेरा ये ख्याल है कि इस सारी लड़ाई झगड़े में मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लिहाजा ये मेरा ख्याल है कि हमें इस बहस में पढ़ने के एक जो फरीक है वो ये कहता है कि बानी पीटीआई डट गए और उन्होंने ये कर दिया और वो उन्होंने जो है वो सख्त बयान दे दिया और वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और दूसरा जो फरीक है वो कहता है कि जनाब देखें यू टर्न ले लिया। मेरा ये ख्याल है कि इन दोनों फरीकैन को अब इस मुल्क के लिए
कम अज़ कम सोच लेना चाहिए कि अब इस लड़ाई झगड़े को मजीद नहीं बढ़ने देना चाहिए, इसको मजीद इस पे तेल नहीं छिड़कना चाहिए, बल्कि सब बड़ी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिल बैठ के इस मुल्क के लिए इकट्ठे होना पड़ेगा, वरना ये जो लड़ाई है ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। इसमें किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा, किसी सियासी जमात को नुकसान नहीं हो रहा, इसमें नुकसान हो रहा है तो मुल्क को हो रहा है, रियासत को हो रहा है, और फिर इस रियासत में बसने वाले उन तमाम 22-24 करोड़ लोगों को हो रहा है जो इसमें बसते हैं। और खुदारा इस पूरे मामले के ऊपर मेरा ख्याल है कि मजीद पॉलिटिक्स के बजाय मुल्क के लिए सोचना चाहिए। और अगर एक फरीक ने इसके ऊपर बात की है कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मामला हल करना चाहते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इस मुल्क के वसी तर मफाद में इन तमाम चीजों को आगे लेकर जाना चाहिए। इसी चीज को कंटिन्यू करूंगी, इसी चीज को जी हुकूमत ने भी पहले ऑफर किया था, तो अब अगर उनकी तरफ से भी आ गई है तो मेरे ख्याल में इस सिलसिले को आगे बढ़ना चाहिए। पहले मैं रजी साहब से पूछ लेती हूँ सर, कुछ सोच रहे थे आप? हाँ नहीं, मैं नहीं कुछ सोच रहा था। मैं बुनियादी तौर पे देखिए मतलब कि मेरी जो है ना वो क्या कहते हैं वो जो मलका बरतानिया थी मरहुमा, उसकी साहबजादी के साथ शादी तय पा गई है। मैं तो राज़ी हूँ। अब मलका जो है या उनकी साहबजादी अगर राज़ी हो जाए तो काम बन जाए, ये बिल्कुल उस तरह की स्टेटमेंट है। देखिए नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हो सकता है ये भी एक नया यू टर्न हो, कल को वो कहें कि यू टर्न तो अजीम लोगों की पहचान होते हैं। इन अल्फाज की गारंटी क्या है कि इन अल्फाज के अंदर अगले इतने दिन, इतने हफ्ते, इतने घंटे, इतने मिनट स्टैंड रहेगा, इसको ऑन किया जाएगा इन अल्फाज को, और ये नहीं कह दिया जाएगा कि बाहर जो निकल के मेरी सही नुमाइंदगी नहीं की गई, क्योंकि पहले बहुत दफा उन्होंने ये बात कही है। तो देखिए हमारे यहाँ बिजनेस चलता है जुबान के ऊपर। अब मंडियों में जाएं तो वो कहते हैं जुबान के ऊपर बिजनेस चलता है जी। हमारी सियासत में भी जुबान होती है। अगरचे कुछ लोग कह देते हैं कि वादे कुरान हदीस नहीं होते, ठीक है, अगरचे कुछ लोग पेट फाड़ के पाकिस्तान का पैसा बरामद करने की तकरीर कर देते हैं, ठीक है, अगरचे कुछ लोग जो हैं वो आके इस बात पे मातम कर देते हैं कि मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने इन लोहारों के ऊपर एतबार किया था। मैं ठीक है, आजकल सदर है वो उन्हीं लोहारों के साथ मिलके, लेकिन उन्होंने लाहौर के अंदर तकरीर करते हुए ये अल्फाज अदा कर रखे। तो हमारे सियासतदानों ने अपने बयानात के जरिए अपनी सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी को इरोड किया। अब क्रेडिबिलिटी का लेवल यहां पे है कि आज हम बैठे ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात की उन्होंने पेशकश की है, ये होंगे भी या नहीं, और ये क्या है। सबसे पहली तो ये है कि हमारी 180 सीटें वापस करें, सही, नंबर 1। और ये मुतालबा किससे है? आर्मी चीफ से। अगर वो ये मुतालबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से करते तो फिर भी मुनासिब होता, लेकिन ये मुतालबा उन्होंने आर्मी चीफ से किया। उधर से कोई ऑफिशियली रिस्पॉन्स नहीं आएगा, और वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने ये कह दिया था कि आप अवाम से माफ़ी मांगे, और हल्की सी बात उन्होंने और आगे ये भी कही थी, और कानून के मुताबिक उसकी सजा भुगते, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब जनाब ये जो है मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे बदखा लोग जो हैं वो इसे एक सियासी पैंतरा समझते हैं, और वो समझते हैं कि ये जो फेसबुक की पाकिस्तान की कोऑर्डिनेशन मोहतरमा सैयदा वो क्या नाम है उनका, उनके ऊपर जो हाथ पड़ा है कोमल साहिबा के ऊपर, अरूबा को साहिबा के ऊपर जो हाथ पड़ा है, और उन्होंने 2 दिन के अंदर जो सारा कच्चा चिट्ठा वो वहाँ पे खोल के आ गई हैं। उसके बाद रऊफ हसन के मोबाइल से जिस तरह जो अंडर कवर राह के लोग बरतानिया के अंदर मुकीम हैं उनके साथ जो चैट चल रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान में मौजूद सफारत खानों के साथ जो कम्युनिकेशन हो रही है, वो सारा डाटा निकल आया ना जी व्हाट्सएप का। उसके बाद हमें PTI की सफ़ों के अंदर ये मेरा कहना है, और मेरी राय गलत भी हो सकती है, मैं हमेशा इस बात पे इसरार करता हूँ। उसके बाद PTI की सफ़ों में एक पैनिक नज़र आती है। कभी जेल से निकलने के बाद वो जो अयूब साहब हैं, उमर अयूब साहब, वो सुलह का पैगाम लेके आते हैं। कभी जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब की हमशीरा
ये पैगाम लेके आ जाती हैं, कभी कोई और पैगाम ला रहा है। तो एकदम ये अमन और आज़ती का जो दरिया है, ये धारा जो है, ये बहना क्यों शुरू हो गया है? मुझे इस पे तशवीश होती है, क्योंकि नॉर्मली इन्होंने ये रखा हुआ था कि एक उनका जो ग्रोह होता था वो अटैक करता था, और दूसरा ग्रोह जो था ना वो पीस की और अमन की और सुलह की और अमन की और आज़ती की बात करता था। इस वक्त सारे के सारे सुलह की बात करने शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये हो सकता है कि उन्होंने जो अग्रेसिव टोन है वो अपने जुडिशल विंग के हवाले कर दी हो, और वो हमें नजर भी आता है, जुडिशल विंग जो है वो बड़ा एक्टिव नजर आता है इस हवाले से। हो सकता है ओवरसीज के हवाले कर दी हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो क़यादत है उनको अमन सूझ रहा है इस वक्त, और ये मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी बात है। मैं इसे ये वक्त आना था, पॉजिटिव अमन समझता हूँ, मैं इसे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खुश आइंद समझता हूँ। बिल्कुल, ये आना तो था कभी ना कभी, और चलें अभी सामने आ गया कि बानी पीटीआई ने इस तरह से राजीनामे का इजहार किया है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्या सूरत-ए-हाल इख्तियार हो सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें गोल और सियासी हिकमत अमली में तफरीक करनी चाहिए। गोल बड़ा वाज़ेह है, इमरान खान साहब दोबारा से वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, वो सियासतदान हैं, उनका हक भी बनता है। और गोल और सियासी हिकमत अमली, अब उनकी सियासी हिकमत अमली ऐसी शुरू हुई थी कि उन्होंने सारी की सारी सियासी क़यादत जो उनके खिलाफ थी, जो अपोजिशन में थी, उन सबको चोर डाकू कहा और इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे आ गए। ये यहाँ से शुरुआत हुई कि सारे सियासतदान जो हैं वो चोर डाकू हैं, और खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए, और फिर उसके नतीजे में वज़ीर आज़म भी बन गए। जब वज़ीर आज़म बन गए तो फिर उन्होंने आधा पाकिस्तान जो है वो बुज़दार के हवाले कर दिया, जितने भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उन सब से लड़ाइयाँ ले लें, और उसके बाद हमने देखा कि उनकी हुकूमत उलट गई। अब जब हुकूमत उलट गई तो उन्होंने अपने तोपों का रुख जो है वो फौज की तरफ कर दिया। ये सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है, और उस दौरान उन्होंने फौज के अंदर बगावत करने की, अफसाने की, वो भी कोशिश की गई। अब ये कहा जा रहा है कि तमाम सियासी लीडरान को फौज के खिलाफ तनकीद करने से रोक दिया गया है। तो गोल अभी भी वही है जो पहले था, सियासी हिकमत अमली को बदला जा रहा है। अच्छा, मैं अस्यूम कर लेते हैं कि ये सियासी हिकमत अमली कामयाब हो जाएगी, और दोबारा से बानी पीटीआई जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अब मुझे बताइए कि अगर वो दोबारा से वज़ीर आज़म बन जाते हैं और दोबारा से पंजाब को बुज़दार 2 के हवाले कर दिया जाता है, दोबारा से मईशत का जो हाल उनके दौरान था, और अब याद कीजिए कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो वो बहुत गैर मकबूल हो गए थे। ऐसा था। अब हम सब बातें मान जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी उनकी बात मान जाती है, पुरानी तारीख सब हम भूल जाते हैं, और वो दोबारा से वज़ीर आज़म बन जाते हैं। तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा से जो पाकिस्तान ममालिक जो पाकिस्तान के दोस्त हैं उनसे दोबारा से हमारी लड़ाई होगी, और दोबारा से वो गैर मकबूल होंगे, दोबारा से आधा पाकिस्तान जो है वो बुज़दार के हवाले किया जाएगा। तो ये बातें मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत गहरे दिमाग के, और अपनी उसमें बहुत उसके ऊपर डिबेट भी होती होगी विद इन द एस्टेब्लिशमेंट, मैं ये सोच रहा हूँ, और वो किस नतीजे पे पहुंचते होंगे। ठीक, अनवर साहब, आपको क्या लगता है कि बानी पीटीआई के इस वक्त क्या सोच रहे हो? एक बात मैं यहाँ पे कर दूं, ये जो है ना कि वो सियासी अपने कारकुनों को फौज पे तनकीद से रोक दिया है, वो मुझे किसी पीटीआई के दोस्त ने बताया कि ये फेक है और फैब्रिकेटेड है, और ये फोटोशॉप है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि हम सिर्फ तनकीद करते थे, हम फौज मुखालिफ नहीं हैं, ये भी उन्होंने साथ से गुफ्तगू करते हुए कहा था। अनवर साहब, आप क्या समझते हैं, बानी पीटीआई को बात हमने सुनी थी कि मिलिट्री कोर्ट्स में भी उनके मुकदमा चलाए जा सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात की? अच्छा, एक तो बानी पीटीआई जब हुकूमत में थे तो उन्हें इस बात का एहसास था कि ताकत का मंबा कहाँ पर है और वो किस ज़रिए से इस हुकूमत में आए हैं। दूसरी बात, उन्होंने हालात व वाक़यात देखे, हालात की सख्तियाँ देखी, अब उन्होंने ये महसूस किया कि मुझे हकीकी मायनों में जो मुज़ाकरात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से ही करने हैं। लेकिन दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो सख्त स्टांस आया था, फौजी तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने देखा कि उन्होंने कहा कि अब हम इसका जवाब देंगे। उनकी सख्ती और हालात को देखकर अब खान साहब ने जब कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, एक बात तो ये,
दूसरा, मुझे खान साहब कंफ्यूज लगते हैं कि जब वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी अगर उनके नुमाइंदे हुए तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा, माजी के जो फौज की गलतियां थी उनको दोहराना क्या ये अक्लमंदी है? फिर मुज़ाकरात शुरू होने से पहले जब आप डिमांड्स रखते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। लेकिन देखिए, दोनों तरफ आना का मसला है, हमें इस मुल्क के लिए सोचना होगा, सियासी क़यादत को होशमंदी करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप 9 मई के वाक़यात को ऑन भी करते हैं फिर उस पर खुले दिल से माफ़ी भी नहीं मांगते। जब आप खुले दिल से माफ़ी नहीं मांगेंगे और मौजूदा हालात में अपने कारकुनान को नहीं रोकेंगे तो इस तरह मुज़ाकरात कामयाब होते दिखाई नहीं देते। दूसरी बात, रऊफ हसन और जो मीडिया टीम थी उसको जब FIA ने अरेस्ट किया और FIA साइबर क्राइम ने उनके जो मोबाइल्स थे उनका फॉरेंसिक किया, बहुत सारे एविडेंस जो हैं वो उनको मिले हैं। अब ये वो एविडेंस है कि जो बानी PTI के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। शायद ये भी एक वजह है कि उनके रवैये में नरमी दिखाई दी गई है। लेकिन वो जब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो देखिए, साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर फौज ने ये नुमाइंदा दिया तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा, फिर कंडीशंस भी रखते हैं। इस तरह जब आप कंडीशंस रखते हैं तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। आपको खुले दिल के साथ मुल्क के वसीतर मफाद के लिए हकीकी मायनों में मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है। और फिर उन मुज़ाकरात की गारंटी क्या होगी? क्योंकि आप फिर यू टर्न ले लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि मेरी बात सही तरह पेश नहीं की गई और मेरे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए। देखिए, ये मुज़ाकरात अगर आपने करने हैं तो फिर आपको 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व लोग जो हैं उनके खिलाफ उनसे डिस्कस करना होगा, जो कि मुश्किल है। अनवर साहब, कहीं ना कहीं गुस्सा भी नजर आ रहा है जो उनको मोहसिन नकवी पे उस वक्त था जब वो वज़ीर आला थे। तो 9 मई के वाक़यात के बाद जो कुछ हुआ उस बारे में भी बानी PTI ने बात की है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद और कुछ बात करते हैं IPPS मुद्दों पर। वेलकम बैक। बात करेंगे हम आज फिर से IPPS मुद्दों पर। सर, कल आपने एक बहुत टेक्निकल सी चीज़ मुझे बताई थी, मैं चाहती हूँ आज आप फिर उस पर बात करें। पहली बात ये है कि हाफिज़ नईमुर रहमान ने ये भी एक तरह से धमकी कहेंगे इसको, जो उन्होंने कहा कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि बिजली के बिल्स जो हैं वो ना अदा करें। बिजली के बिल्स अभी फिर से आने वाले हैं, एक हार्ट अटैक, हमें मिनी हार्ट अटैक फिर से होगा बिजली का बिल देख के अपना। तो क्या लगता है आपको, ये एहतजाज जो है अभी क्या रुख इख्तियार कर सकता है? देखिए, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड पीसफुल एहतजाज है। बिल्कुल। और अगरचे पिंडी के, इस्लामाबाद के कुछ लोगों की ज़िंदगी उसके नतीजे में अजीरन हुई है, लेकिन उतने लोगों की नहीं हुई जितनी फैज़ाबाद बंद होने से होती थी। कम हुई है लेकिन हुई है। और पहले ये एहतजाज जो था ये लियाकत बाग के अंदर मुकीम था, लेकिन बारिशें हो रही हैं रोज़ाना वहाँ पे, तो वो हो जाता है। हाफिज़ इंजीनियर नईमुर रहमान साहब अभी तक उस पर कंट्रोल रखे हुए हैं। नुक्ता उनका बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए, 2 तरह के लोगों ने लूट मार किया। एक तो कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जिन्होंने जब आपको और मुझे 1800 रुपए पर MMBTU गैस मिल रही थी, उनको सरकार ने 300 और 600 रुपए फी MMBTU पे गैस दी कि ये गैस लीजिए, बिजली बनाइए और सस्ती बिजली बना के एक्सपोर्ट कीजिए। उन्होंने बिजली बना के 2-2 इंजन 4-4 इंजन और टांगे बिजली बनाने के, और वही बिजली बना के महंगे दामों सरकार को बेचना शुरू कर दी। हालांकि उन्हें प्योर एक्सपोर्ट पर्पस के लिए दी थी, और ब्राइब शराइब करके वो जो नोटिफिकेशंस थे उनमें तरमीमें करवा ली। आपको पिछले 10 साल के अंदर $10 अरब इस सूरत के अंदर ये हमारा टेक्सटाइल सेक्टर खा चुका हुआ है। पहली बात, IPPs को तो रोए, बिल्कुल रोए उनको पकड़ के, लेकिन ये जो CPPs हर साल का $1 अरब तकरीबन खा रहे हैं, जरा इनकी भी गर्दन नापिए। और CPPs के सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन गौहर एजाज साहब आजकल उनकी दिल के अंदर कौम का दर्द जाग उठा है, और वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट भी उनकी आमद किसी के इशारे के बगैर नहीं है। ठीक है, बुनियादी तौर पे हमारे एक दोस्त हैं सजाद मुस्तफा बाजवा साहब, FIA में रहे हैं। इमरान खान साहब ने उनको शुगर की शफाफ इंक्वायरी करने के ऊपर फारग कर दिया था। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा IPPs के इशू के ऊपर वो एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार करके दी थी जिस तरह की लूटमार कर रहे हैं ये। तो ये 1 हफ्ते के अंदर ये इशू सेटल डाउन हो सकता है। ये फ्री कैंड पीछे हट सकते हैं जब इनको इनकी करतूतें दिखाई जाएंगी, इनके टेक्निकल ऑडिट की झलकियां करवाई जाएं, ये सारे सर के ऊपर पांव रख के भाग जाएंगे। लेकिन सरकार को अपना आप असर्ट करना पड़ेगा। मेरा पॉइंट वहां पे है कि देखिए, जब हमने फॉरेन इन्वेस्टर के तौर पे AES लाल पीर को खुशामदीद कहा, तो वो अमेरिकन हुकूमत की गारंटी के साथ मुआहदा था ना। अब तो वो दोनों पावर प्रोजेक्ट मियां मंशा साहब ने खरीद लिए, और एक आने की नवी इन्वेस्टमेंट नहीं की। उस वक्त वो फर्नस ऑयल के प्रोजेक्ट थे, अभी भी बेरखल फर्नस के ही चल रहे हैं। ठीक है,
और जो उन्होंने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के जरिए बिजली बनानी थी, वो 2 प्लांट लाए थे, दोनों के दोनों कलर कहार और डीजी खान के अंदर कंटेनरों में बंद करके रख दिए हुए हैं, जिससे कोई मुझे फायदा होना था, जिससे डॉक्टर फारूक साहब को फायदा होना था कि माहौल के अंदर कोई माहौल दोस्त चीजें पैदा होनी थी। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल इनको करना चाहिए, लेकिन जिनके साथ हमने फॉरेन इन्वेस्टर के तौर पे डील की, वो मुआहदे की पीरियड था 15 साल, 15 साल खत्म हो गए, हमने एक्सटेंशन दे दी उसको 10 साल की मजीद। अरे भाई, ये एक्सटेंशन तो आपने पाकिस्तान की एक कंपनी को दी है ना, तो उसके लिए फिर पाकिस्तानी कवानीन के तहत डील कीजिए ना। आप उनके साथ इंटरनेशनल कवानीन के तहत क्यों डील कर रहे हैं? ओरिजिनल एग्रीमेंट के में छेड़ने की बात नहीं कर रहा। सर, आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं, आप ये जो कहना चाह रहे हैं कि अगर जो पाकिस्तानी नेशनल, जिसके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है, जो उसने अगर ये कंपनीज खरीदी हैं, तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तानी रुपयों में उनको अदायगी की जाए, ना कि डॉलर। और वो अब एक्सटेंशन वाले पीरियड में है। ओरिजिनल एग्रीमेंट का वक्त एक्सपायर हो चुका हुआ है, अब उसको एक्सटेंशन ही पाकिस्तानी रुपए में है ना, अब उसको एक्सटेंशन मिली हुई है, तो एक्सटेंशन की पेमेंट तो आप पाक रुपये में कर सकते हैं ना भाई। डॉक्टर साहब इसके ऊपर मजीद रोशनी डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? देखिए रजी साहब, 2 या 3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि आपकी ख्वाहिशात, मेरी उम्मीदें, मेरी ख्वाहिशात, उनके मुताबिक उसके मुताबिक काम नहीं चलना, काम चलना है कानून के मुताबिक। अब आपने AES लाल पीर का जिक्र किया, वो एक कंपनी है, उससे रियासत पाकिस्तान ने एक मुआहदा किया है। उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो आपके मुताबिक या वो जमीनी हकीकत के मुताबिक वो मंशा साहब की एक कंपनी ने खरीद ली हैं। जी। जब आप एक कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं तो उस कंपनी के साथ जो रियासत पाकिस्तान ने मुआहदे किए हैं, वो सारे के सारे मुआहदे भी आप इनहेरिट कर लेते हैं, आप उसके सक्सेसर बन जाते हैं। सही। तो जो ओरिजिनल मुआहदा था वही मुआहदा कानून और आइन की नजर में चलेगा, नेशनैलिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ओके, ठीक। तो ये अगर जो मुआहदा AES लाल पीर से किया गया और AES लाल पीर को किसी और कंपनी ने खरीद लिया, उसके शेयर्स खरीद लिए, तो वही मुआहदा जो AES लाल पीर से किया गया था उसकी खिलाफ वर्जी रियासत पाकिस्तान नहीं कर सकती। इवन ड्यूरिंग आपकी बात दुरुस्त है, इवन ड्यूरिंग एक्सटेंशन पीरियड। वो आपकी बात 100% दुरुस्त है कि एक्सटेंशन हुकूमत पाकिस्तान की डिस्क्रेशन थी, जो उनको नहीं करनी चाहिए। जब आपने एक्सटेंशन दे दी है और उन्हीं उसी कानून के तहत और उसी मुआहदे के तहत की है, तो फिर रियासत पाकिस्तान जो है वो वायलेट नहीं कर सकती अपने मुआहदे। डॉक्टर साहब, अगर ये मुआहदे रिविजिट नहीं हो सकते तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम ये मुतालबा करें, ये बात करें कि ये मुआहदे जो हैं वो खत्म किए जाएं। देखिए, आप बड़ा गलत पैगाम भेजेंगे। अभी 2 चीजों का जिक्र किया रजी साहब ने, उन्होंने कहा कि इशारे होते थे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता था, और तीसरी बात उन्होंने नहीं बताई, और तीसरा नाम था रेकोडेक का। वहां भी सुप्रीम कोर्ट था और इशारे हो रहे थे, और फिर उसका टीका लगा और वो $6 अरब का टीका। देखिए, जो काम रियासत पाकिस्तान कर सकती है वो क्यों नहीं कर रही। 60 रुपए का बिजली का यूनिट आपको घर में आता है, उसमें से 20 रुपए हुकूमती टैक्सेस हैं। टैक्सेस खत्म कर दें तो आपका जो है वो 40 रुपए पे यूनिट आ जाएगा। पेस्को में 45% चोरी है, सक्कर में 35% चोरी है। हुकूमत चोरी के ऊपर कंट्रोल कर ले, आपका और मेरा बिल कम हो जाएगा। सही। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हुकूमत को पावर सेक्टर से बाहर निकलना होगा। ठीक है, हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है, बिजली खरीदना नहीं। ठीक है, हुकूमत को पावर सेक्टर से बाहर निकलना होगा। मौक़िफ़ है डॉक्टर साहब का। अनवर साहब, महंगी IPPs मौतों पर हुकूमती इत्तेहादी भी बोले हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है कि मैशत IPPs का मामला हल किए बगैर सही नहीं हो सकती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं हुकूमत और रियासतों के पास। क्या ये मुमकिन नहीं कि उनका ऑडिट किया जाए? क्या ये मुमकिन नहीं कि उनकी सलाहियती जो पैदावार है उसको चेक किया जाए? क्या जो उन्होंने पाकिस्तान के अवाम का पैसा लूटा है उसको चेक किया जाए? क्या ये इन मुआहदों में शामिल था कि आपने ये सब कुछ करना है? देखिए, बहुत सारे रास्ते होते हैं हुकूमतों के पास, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप भी आलमी अदालत में जा सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है कि आप हर केस वहाँ पर जाके हार जाएंगे। अवाम के जो बुनियादी हकूक है उनके खिलाफ ये मुआहदे हैं। मुझे बताइए, अब बिजली का बिल जो अदा कर रहा है एक आम आदमी भी, आज बानी PTI भी कह रहे थे कि मेरे पास जो सफाई करने वाला आता है उसका 40,000 बिल है।
देखिए ना, अपोजिशन इन मामलों पर खेल रही है और ये हकीकत है कि बिल अदा करना अब नामुमकिन होता चला जा रहा है। जब इस तरह के हालात होते हैं तो मुल्क में अनारकी फैलती है, लोग लॉलेसनेस की तरफ बढ़ते हैं, क्राइम में इजाफा होता है। इसकी तमाम तरह जिम्मेदारी जो है ये उन लोगों पर है जिन्होंने IPPs के मुआहदे किए। दूसरी बात यह है कि देखिए ना, अब तो हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी इस बात पर सरापा एहतजाज है। उन्हें पता है कि हम पब्लिक सेंटीमेंट को अगर उस पर एड्रेस ना किया, उसके बारे में बात ना की, तो आइंदा हमारी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। इसलिए वो आज बात कर रहे हैं। लिहाजा उस वक्त के जो कल्प्रिट्स हैं वो तो कम से कम आवाम के सामने चाहिए। वो लोग तो कोई खलाई मखलूक तो नहीं है कि जो मुआहदे करके पाकिस्तान से चले गए। कुछ ना कुछ तो जिंदा होंगे जिन्होंने पूरी आवाम को मार दिया। उनका तो कम से कम ऑडिट कर दीजिए ना, नदीम बाबर बात टूट गया आवाम के सामने। नदीम बाबर बात टूट गया जी, तो बाहर सबसे अंदर नहीं आ सकते। मुझे बताएं, आप इंटरपोल के जरिए जो इतने क्रिमिनल्स को लाते हैं पाकिस्तान में, उनको नहीं लेके आ सकते? मुझे बताइए इस मुल्क और इस अवाम के साथ किस तरह खिलवाड़ किया गया है? उन लोगों को से पूछा नहीं जा सकता, उन हुकूमतों से नहीं पूछा जा सकता। देखिए ये जुल्म हो रहा है इस मुल्क के साथ, लिहाजा इसको रिविजिट करना चाहिए। अगर आपको आलमी इंसाफ की अदालत में भी जाना पड़ता है तो जाइए। और यहाँ पर जो लोकल आपकी जिन्होंने कंपनीज मियां मंशा की आपने बात की, उनसे बैठ के बात नहीं कर सकते? उन्हें नहीं पता क्या उनके पास दौलत की कमी है? क्या मियां नवाज शरीफ साहब उनसे बात नहीं कर सकते कि खुदारा जो पाकिस्तान की कंपनीज है और जो हुकूमत के पास IPP के जो पैसे आते हैं जो 50% से उबाव हैं, उन पर को खुदा का खौफ कीजिए, टैक्सेस कम कर दीजिए, किसी ना किसी तरीके तो आवाम को रिलीफ दीजिए। लेकिन फिर कह देंगे कि IMF ने हमें रोका हुआ इन सब चीजों से। लिहाजा इन चीजों पर आपको सीरियसली एड्रेस करने की जरूरत है और हुकूमत कर सकती है। ठीक है, मेरे जहन में एक पॉइंट आता है। इजाजत है मुझे? जी जी सर। जी देखिए, दो ब्रीफ से जुमला। जो अनवर रजा साहब कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है, 45% जो कैपेसिटी पेमेंट है वो तो हुकूमत के अपने पावर प्लांट्स को जा रही है, तो हुकूमत जुल्म कर रही है। 40% जो है वो CPEC के पावर प्लांट्स हैं, तो क्या CPEC हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है? सिर्फ 15% ऐसे हैं जिनका हम प्राइवेट जिक्र करते हैं। तो ये जुल्म तो हुकूमत कर रही है या CPEC कर रही है? वो हुकूमती जो है वो रिविजिट हो सकते हैं, वो बदले जा सकते हैं, उनको सोचना चाहिए। यहाँ पर मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है, आमिर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो इस वक्त वो लोग हैं जिन्होंने नून लीग को सपोर्ट किया, नून लीग को वोट दिया, उनको इस वक्त वो गवर्नमेंट में लेके आए हैं, वो ये बिजली के बिल्स कैसे अदा करते होंगे और वो उनको क्या फील होता होगा, वह क्या सोचते होंगे, आके बोलते क्यों नहीं है सामने? असल में वो हैं बड़े कम और वो आजकल बताते भी नहीं है कि उन्होंने कितना सपोर्ट किया और कितना नहीं किया। लेकिन जो बात अनवर रजा साहब कर रहे थे मैं उसको भी ऐड करना चाह रहा था कि गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट जो है वो क्या मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो मियां मंशा साहब से बात नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर बात करनी है तो सुलेमान शहबाज साहब से कर लें, वो बात करनी है तो जहांगीर तरीन साहब से कर लें, वो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से कर लें, जिनकी तो IPPs हैं और जिन्होंने ये तमाम तर जो कैपेसिटी पेमेंट्स और ये तमाम तर जो रकूम है वो बिलियंस ऑफ रुपीस की, अरबों रुपए की उनको अदा हुई हैं। तो वैसे तो मियां साहब, तो मेरा नहीं ख्याल कि मियां साहब का को बहुत ज्यादा इस पूरे मामले में, वो तो खैर इस हुकूमत को भी पता नहीं मानते हैं या नहीं मानते या साथ चलते हैं नहीं चलते। बट बहरहाल ये सिचुएशन ऐसी है कि इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ना ये बताने को कोई तैयार है कि ये एग्रीमेंट्स किए किसने, ये गलत एग्रीमेंट्स किसने किए, इसमें किसने ज्यादती की मुल्क और कौम के साथ। और ये तमाम तर देखें, ये कोई एक दिन की तो बात है नहीं या किसी एक शख्स की या एक हुकूमत, ये तो गुज़श्ता 3 हुकूमतों में ये होते रहे और हर हुकूमत ने इसमें अपना अपना किरदार अदा किया और हर शख्स ने इसमें अपना किरदार अदा किया। जो जो इन पावर सर्कल्स में थे उन्होंने फैसले किए और वो गलत फैसले जिसकी जो कीमत है वो कौम अदा कर रही है। लेकिन इसके साथ डॉक्टर साहब जो बात करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त करते हैं कि हुकूमत का ये काम ही नहीं है कि वो खुद कोई बिजनेस करे, हुकूमत खुद इस तरह के अफेयर्स में इन्वॉल्व हो। हुकूमत का काम है कि वो गवर्न करे, हुकूमत का काम है रेगुलेट करे और वो चेक एंड बैलेंस रखे। यहाँ पर तो सबसे बड़ा मसला यही है कि हुकूमत खुद हर कारोबार में घुस जाती है, हुकूमत खुद हर किस्म के बिजनेस अफेयर्स में घुसती है और फिर ना तो उस पर कोई चेक एंड बैलेंस होता है। अगर हुकूमत खुद ही तमाम बिजनेसेस करेगी तो उसको चेक कौन करेगा? लिहाजा ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स हैं। जब तक इस सिस्टम्स को ठीक नहीं किया जाता, और इससे बड़ी बात जो लॉसेज हैं, जब तक लॉसेज को नहीं कंट्रोल किया जाता, जो नुकसान हैं, जो जिस तरह बिजली के महकमे में बिजली चोरी होती है, जिस तरह बिजली के महकमे में जितनी रियायतें बिजली के महकमे के अफसरान और एहलकारों को दी जाती हैं, जो दीगर हमारी एलीट कैप्चर है उन्होंने जो कर रखा है, मेरा ये ख्याल है कि जब तक इन तमाम लोगों को कट्स नहीं लगाए जाएंगे तब तक आम आदमी ही पिसता रहेगा और आम आदमी ही 60 रुपए यूनिट देगा और हजारों रुपए के उसके बिल्स आएंगे, तब तक ये सिस्टम्स ठीक नहीं होंगे। ठीक है। वैसे मेरे दोस्तों का जोर से मेरे दोस्त के साथ 2 नाम गलत ले लिए गए। हाँ। से बात था तरीन साहब का,
इनका जो ये जो बिजली बेच रहे हैं इनको कैपेसिटी पेमेंट जीरो मिलती है। जीरो मिलती है। शुगर मिल के जनरेटर और शुगर मिल में ये बगास से बिजली बनाते हैं और इनको जीरो, इनको जो कैपेसिटी पेमेंट है बिल्कुल ठीक। अच्छा, एंग्रो जो है उसने अपना पिछले दिनों पावर सेक्टर सारा बेच दिया है, किसने खरीदा है? अगर उसका भी जिक्र कर देते मेरे भाई तो एक दो और भी नाम इन सियासतदानों को मिल जाते। सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, कल इन डिस्कस करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।